जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग की बात हुई, अब एक और स्कैंडल आया और आजकल मरीम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो हैं उनकी लीक्स का मामला है। और नई जो ऑडियो उनकी लीक हुई है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू है। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को फ़िक्स करने के हवाले से और मुख्तलिफ़ एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू की जाती रही कि ये एंकर हुकूमत के हक़ में है, ये नहीं है, इसको किस तरीके से बात करनी है, या एंकर के चैनल के मालिक से कौन बात करेगा, किस तरीके से बात होनी है। तो मरीम नवाज़ साहबा की ये दूसरी या तीसरी वीडियो है, ऑडियो लीक है, जिसके बारे में ख़ुद मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि उन्हीं की ये आवाज़ है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से चैनल्स को फिक्स करने के लिए या अपनी हुकूमत के लिए आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, दूसरे अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या ये काम सिर्फ नून लीग की हुकूमत में हुआ या उससे पहले या मौजूदा हुकूमत भी ये काम कर रही है? ये है आज का हमारा मौजू। और इसी औरिया साहब, आपने पहले भी ऑडियो सुनी होंगी या मरीम नवाज़ साहबा ने उसकी तस्दीक भी की कि हाँ मेरी ऑडियो है, मैं इससे नहीं मुकरती। जो अब बात हुई है वो एक ख़ास चैनल के हवाले से हुई है और मुख्तलिफ जो उनके तज्ज़ियाकार हैं उनके हवाले से हुई है कि जी ये थोड़ा सा इन्होंने कॉलम भी फलाने का बंद कर दिया। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के हवाले से बात की कि जी उनको उन्होंने प्रोग्राम से भी हटा दिया, फलाना जो तज्ज़ियाकार है वो हमारे हक़ में बात नहीं कर रहा और मुखालफत में अपोजिशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है, क्या इसका जो आगाज़ है वो नून लीग ने किया या इसकी जो तारीख़ इससे भी पुरानी है? इससे पहले भी जो इस तरह पहले अखबारात हुआ करते थे, अखबारात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता रहा, जब चैनल्स आए और चैनल्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता रहा? क्या इल्ज़ाम ये सिर्फ नून लीग पर ही है? नहीं उस्मान साहब, बहुत पहले से मुझे याद है अच्छी तरह कि जिस वक्त चट्टान और ये लोग शोरिश कश्मीरी वगैरह इल्ज़ाम लगाया करते थे कि फलां साफ़ी पे किया, फलां नहीं बिका। और मुझे याद है अच्छी तरह के मुस्तफा ज़ैदी मरहूम जहाँ डिप्टी कमिश्नर होते थे तो बड़ी तकरीरें हो रही थी। यहाँ टाउन हॉल के अंदर जलसा था कि जनाब कलम बिकता है तो पूरी कौम बिक जाती है, औरत बिकती है तो एक जिस्म बिकता है। तो बड़ा खामोशी से सुनता है। उसने कहा कि मसला सारा ये है, आपने बड़ी तकरीरें कर दी, कलम की कोई अब औकात नहीं है, कलम अब सिर्फ शलवार में नाला डालने का काम आता है। मतलब इस तरह की बातें हमेशा से चलती आ रही थी। देखिए परवेज रशीद साहब मेरे भी मशीरे इत्तलात थे जब मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था। तो ये चीजें जो थी शुरू से उनके जमाने में, अयूब खान के जमाने में। नहीं, अगर आप परवेज रशीद साहब के साथ रहे हैं तो आप इस चीज की गवाही देते हैं कि परवेज रशीद साहब इस तरीके से डिक्टेट करवाया करते थे चैनल्स को? नहीं, ये डिक्टेशन की बात नहीं, ये गुफ्तगू करनी होती। देखें, एक बहुत बड़े कॉलम निगार थे, एक अखबार में लिखते थे। वो चाहते थे कि जंग अखबार में चले जाएं। तो हर बात है कि वो तल्लुकात लोगों के जब पार्टी में नहीं तो उन्होंने जंग अखबार में उनसे बात की। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वहाँ उनका कराची में रहने वहने का भी वो किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो पुराने अखबार वाले जो थे वो बहुत पुराने इनके तल्लुकात वाले थे, अब तो फौत हो गए हैं हजरत जो हैं। तो उन्होंने बड़ा गिला किया कि ये क्यों आपने किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ बड़ा अखबार है, मैं वहाँ जाना चाहता था। हर बंदे का तो एक मनूवरेबिलिटी तो होती है। देखिए उस्मान साहब, एक रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर पार्टी जो है ये पार्टी लोगों को अपने अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और वो कौन कौन नहीं करता, कौन नहीं। आपके पास पार्टी का छोटे छोटे जहां एनजीओ होती हैं वो कहती हैं हमारी खबर लगाएं, हमारा ये करें, और इस तरह का चलते रहते हैं। अब अच्छा, और ये सब इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर एक नाम लिया गया, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब बेबाक किस्म के तज्जियाकार हैं, जो बात होती है वो दबंग अंदाज में करने के कायल हैं। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पूछते हैं। न्याज़ी साहब, आप एक मकबूल प्रोग्राम करते हैं बड़े चैनल के ऊपर और आपकी आवाज़ बेलाग तबसरा होता है, आपका बड़ा जानदार तबसरा होता है माशाल्लाह। तो आपसे क्या शिकायत हो सकती है? आप तो नून लीग के खाते में गिने जाते हैं और नून लीग आप ही के खिलाफ जो है वो शिकायतें कर रही, ये क्या कहानी है? मेरा ख्याल है कि मैं अगर दबंग होता तो सैयदना औरिया मकबूल जान साहब के एक हुक्म पर इशारा अबू पर यहाँ बैठा होता। आजकल के जमाने में जहाँ पे कुछ 20-25 शादियां अटेंड करनी है, और जब से लीक्स हुई है सुबह से सारे जितने जो हमारे टीवी चैनल है मेरी नाक में दम भरा हुआ है। हर बंदे चाहता है कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ले। लेकिन जी पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अगर आपने वीडियो सुनी है तो पहले तो ऑडियो ने बड़ी जबरदस्त बातें की। उससे ज्यादा अच्छी बातें अभी एक प्रोग्राम में खत्म कर गया रिपोर्ट कार्ड और हसन इस्फाक साहब ने की है, जिनके ऊपर ना सिर्फ ये कि परवेज रशीद साहब ने जरा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई ऐसे मसला नहीं है, ये होता है। जब बिल्कुल ऑडियो साहब ने फरमाया है, यही हसन इस्फाक साहब ने कहा है, ये होता है और लोगों की शिकायत भी होती है, लोग अप्रोच भी करते हैं। पोलिटिकल पार्टी का क्या काम है?
वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया उनके सपोर्ट में बात करे और जो मुखालफिनों को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब ये सही है कि इस मामले में गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी बेकार ना अंजाम दिया जाए, ना लोगों को ब्राइब करके, ना लोगों को थ्रेट करके, ना लोगों की चादर चार दवाई पामाल करके। बाकी यह है कि टीवी चैनल्स को कौन से तरीके से कभी भी चैनल, चाहे उन्होंने चट्टान की बात की है और ये साहब ये नहीं बताया कि भुट्टो साहब के वक्त में जितना मुखालिफ था भुट्टो साहब का, मुजीबुर रहमान शामी साहब से लेके अल्ताफ हसन कोई साहब से लेके उनके रिसाले जिंदगी से लेके हर रिसाला पहले ये उनके अपने लोग पंजाब पंच वाले थे, वो क्या नाम था औरिया साहब उनका, जिनको उन्होंने भुट्टो साहब ने अंदर कर दिया था, मुजफ्फर कादिर साहब। और ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको बड़ी जिस्मानी अजियतें पहुंचाई गई बहुत सारे लोगों को। देखिए जी, इस ऑडियो के अंदर कुछ भी गलत नहीं था, एक ही चीज गलत थी, वो है परवेज रशीद साहब की सख्त जुबान। अच्छा, वो जुबान भी ऐसी है कि हकीकत है कि परवेज रशीद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त है, 50-60 साल से। वो जब किसी का प्यार करते हैं तो भी उनकी जुबान के अंदर गालम गलोच है, थोड़ी बहुत सख्त लैंग्वेज औरिया साहब की भी है, दोस्तों के लिए भी दुश्मनों के लिए भी। ये खुद तरीके का, मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, ना दुश्मनों को दी है, सारे मेरे दोस्त गवाए जवानी के वक्त से, ना दोस्तों को दिए। परवेज रशीद साहब दोस्ती में भी गालियां देते हैं, अब उनकी जो तरक्की पसंदाना तरबियत है उसका शाखान है। बाकी जो मीडिया को क्वेश्चन करना है तो वो है कि जब आप किसी सहाबी को भरे शादी में थप्पड़ मार जाओ, गालम गलोच निकाले, और आप बड़े, वो भी 2 बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, और अभी इन्हीं के दौर में हुआ है, तो ऐसी बात नहीं सिर्फ ये कहा गया, बल्कि मेरे बारे में एक बात जो कही गई उसको कोई जिक्र नहीं करता। रशीद साहब मरियम नवाज साहबा को बता रहे हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी का कॉलम भी बंद कर दिया गया है। आज मैं सोहेल वड़ाई साहब हमारे चीफ एडिटर हैं जंग के, मैंने कहा जी पूछे ना, ये बात कोई क्यों नहीं करता कि मेरा कॉलम क्यों बंद है जंग में 3 साल से 4 साल से, आखिर मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे मेरे प्रोग्राम क्यों बंद करा दिया गया? मुझे जियो से कभी फारिग कर देते हैं, कभी कहते हैं 1 दिन के आ जाए, कभी कहते हैं ना आया करें, कभी कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए आप घर बैठे रहे। तो ये कौन कर रहे हैं? तो मैंने आज शायद भट्टी साहब ने कहा कि दबाव हमारे पे जियो ने कभी नहीं डाला। मैंने कहा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता हूं कि मेरे पे दबाव नहीं डाला गया, लेकिन मरियम नवाज ने नहीं डाला। तो सवाल ये है कि उस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कहा गया है कि आप मीर शफीउर रहमान साहब से ये कहें कि आपने 1 साइडेड प्रोग्राम चला रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। उनके ख्याल में मैं उनकी तर्जमानी नहीं करता था, आई स्टैंड विंडिकेटेड। मुझे शुक्र है कि परवेज साहब ने बताया है, माना है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया की कोई माई का लाल मुझे डिक्टेट नहीं करा सकता, और मेरे अपने असूल जवाबत है। मैं अगर नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत उनको मेरी सपोर्ट का एडवांटेज है, ये है कि जो निजाम चल रहा है, मुझे पता है कि इस निजाम ने 70 साल से पाकिस्तान की चूल्हे लाई है। ये निजाम नहीं चला, इस निजाम ने पाकिस्तान तोड़ा है। ये -1 का फार्मूला है। और ये साहब मुझे ज्यादा तारीख का दरा रखते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुफक्कर है, आलम दीन है, आलम तारीख है। ख्वाजा नाजमुद्दीन से शुरू हुआ था -1, मोहम्मद बोगरा -1। ये कौन इनको ये इख्तियार देता है कि इलेक्टेड लोगों में से ये कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, और उसके बाद सियासतदान जो है वो यही कर सकते हैं। अब कई जगह पे मतलब जियो बन रहा, अब हरे को पता है नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, कैमरा ने कहा कि जिस केबल ऑपरेटर जियो को ऑपरेट किया उसका हम लाइसेंस कैसे कर देंगे। मैं मियां वाली था, मैंने आज अपने जियो के प्रोग्राम में ये बात कही। मैंने केबल ऑपरेटर ने पूछा कि भाई ये जियो तो बंद क्यों, वो तो हुकूमत ने कहा कि हम तुम्हारा लाइसेंस कैसे कर देंगे। उन्होंने कहा जनाब वाले बिल्कुल सही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है जो औरिया साहब को कोई जूनियर होगा। लेकिन ये तो नाई साहब होता रहे। आजकल के दौर की अगर बात करें, इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें 3.5 साल से, क्या इनकी हुकूमत में मीडिया मैनेज नहीं हो रहा? ओ यस, बहुत ज्यादा। यही मैं कर जी जी मैं कह इनकी हुकूमत में मीडिया मैनेज नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा। उस्मान साहब बहुत हो रहा है, फिजर नई साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि कौन कौन से प्रोग्राम में अगर खुल के बात करने का मौका मिले तो जलजला आ जाए। मैं सच्ची बात करता हूँ। नाई साहब बताएं जरा। औरिया साहब एक छोटी बात बताऊं। 1.5 साल पहले मुझे जियो ने कहा थी कि आप ना आए टीवी पे। मेरे औरिया साहब के उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा टीवी प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें 4 दिन आप मेरे प्रोग्राम में आ जाया करें ताकि आपको एक्सपोजर मिलता रहे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
अब तय हो गया, उन्होंने कहा जी मेरे प्रोग्राम में आप 15-20 मिनट के लिए आपके पेरेंट्स हो जाया करेगी। मुझे कहा फलां वक्त में आप उस दिन स्टूडियो पहुंच जाए, कितने वक्त से पहले। मैं तो जो दिन था मसला मंडे के दिन जाना था, तो मुझे कुछ 2:30 बजे वहां के प्रोड्यूसर का फोन आया कि जी टेक्निकल रीजन है तो आज आप ना आए। मैं हंस रहा अपने दिल में। शाम को प्रोग्राम के बाद मेरे दोस्त का फोन आया, वो हंसते हंस के लौट पौट होते हैं। वो कहा यार मुझे नहीं पता था कि हमारे पूरे टीवी चैनल पे आप बैन हैं। मुझे इससे पहले कई दोस्त बता चुके हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स में हैं, तो बड़े बड़े एंकर वो कहते हैं जी हमें खसूसी तौर पर कहा फजूला न्याजी को ना ले। और वो वजह आपको भी पता है न्याजी साहब के कहाँ से बैन है। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और तफसील से बताया। और ये सब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कराची तारिक रोड पे मस्जिद का मामला आखिर है क्या और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ।